जी, तो आज हम स्टडी करेंगे हमारी सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता का सबसे पहले हम जो है वो वॉल्यूम 2 ले रहे हैं। ठीक है, उत्तर तंत्र जिसमें आता है। तो सुश्रुत संहिता का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम 1 है और एक वॉल्यूम 2 है आपके पास। ठीक है, राइटर्स की बात करें तो अंबिका दत्त शास्त्री से मैं इस वक्त जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी अनंतराम शर्मा भी अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वी विल गो टू द अंबिका दत्त शास्त्री। तो अंबिका दत्त शास्त्री में वॉल्यूम 2 आप निकाल लीजिए अपनी सुश्रुत संहिता का। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीन पर भी मैंने शेयर किया है, वो देख सकता है। सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो उत्तर तंत्र में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने अध्याय हैं। ठीक है, फुल सुश्रुत संहिता में आपको पता होना चाहिए कितने अध्याय हैं। ठीक है, फुल पूरी सुश्रुत संहिता में आपके कुल अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय आपके हैं 186। ठीक है, वॉल्यूम 1 उसमें कितने हैं? 120 हैं। ठीक है, वॉल्यूम 2 जो कि उत्तर तंत्र है हमारा, उसमें कितने हैं? उसमें टोटल चैप्टर्स हैं 66। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 186। ठीक है, तो जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो BMS 4th ईयर के लिए भी हैं, एंड जिसने AIPGT की तैयारी करनी है, AIPGT बैच को ज्वाइन करना है, तो सुश्रुत की क्लासेस हमारी कुछ उस तरह ही रहेगी। ठीक है, डेली हम एक चैप्टर या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी कवर करें। अगर छोटे छोटे हैं ना उत्तर तंत्र के चैप्टर, तो एक दिन में दो दो भी होंगे। अदरवाइज कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर हमारा कवर हो। ठीक है, बाकी वॉल्यूम 1 में जो है वो चैप्टर बड़े हैं, चिकित्सा के चैप्टर बड़े हैं। ठीक है, उनको 2 दिन भी लग सकते हैं एक चैप्टर को। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये 6-7 महीने का लंबा शेड्यूल चलेगा। तो हमें जो है वो डेली स्टडी करनी है सुश्रुत संहिता। बात कर रहे थे उत्तर तंत्र की, तो हमने स्टडी क्या करना है? उत्तर तंत्र टोटल चैप्टर कितने हैं? 66। इसको भी अगर हम डिवाइड करके देखें तो क्या है, देखिए सबसे पहले शलाक्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, शलाक्य के लिए चैप्टर्स की डिवाइडेशन है आपकी 1 to 26। तो पहले 26 अध्याय में क्या है? शलाक्य है। ठीक है, ये उत्तर तंत्र की बात हो रही है सिर्फ। फिर आते हैं बाल रोग। तो बाल रोग की डिवीजन आप नोट कीजिए 27 से लेके 38 तक है। ठीक है, उसके बाद काया चिकित्सा बताया गया है। ठीक है, काया चिकित्सा का क्या है? 39 से लेकर 59 अध्याय जो है वो काया चिकित्सा के हैं। फिर आते हैं आपके भूत विद्या के। ठीक है, भूत विद्या के अध्याय हैं 60, 61 और 62। 3 चैप्टर्स हैं आपके भूत विद्या के। फिर आते हैं तंत्र भूषण। तो तंत्र भूषण अध्याय हैं आपके 63 से लेके 66 तक। ठीक है, तो ये आपको जो डिवाइड वाला है, ये डिवाइडेशंस आपको याद रखनी है कि टोटल 66 चैप्टर हैं वॉल्यूम 2 में। ठीक है, वॉल्यूम 2 है आपका उत्तर तंत्र। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं? 66 हैं। अब यहाँ पर आपको डिवाइड करके बता दिया गया है कि उत्तर तंत्र में भी 66 चैप्टर में भी शलाक्य के कितने हैं, बाल रोग के कितने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि AIPGT में आपका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने अध्याय में जो है वो बाल रोग वर्णित है, कितने अध्याय जो है वो शलाक्य को दिए गए हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो आपको यहाँ पे डिमार्केशंस याद होनी चाहिए 1 to 26, 27 to 38, 39 to 59, 60, 61, 62। 3 अध्याय भूत विद्या के हैं। तंत्र भूषण के जो है वो 63 से 66 है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये टेबल आना चाहिए, फिर आप काउंट करके बता सकते हैं कि काया चिकित्सा कितने अध्याय में वर्णित है, बाल रोग कितने अध्याय में वर्णित है। ठीक है, तो आपने जो है वो काउंट करके देख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं, हमारी सुश्रुत संहिता को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? औपद्रविकम अध्याय। ठीक है, कौन सा अध्याय का नाम है? औपद्रविकम अध्याय। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करो कि किस संहिता का ये अध्याय है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो सारी संहिता का सारे सारे जो स्थानों का इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला उत्तर तंत्र का अध्याय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, औपद्रविकम अध्याय। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी संहिता का ये अध्याय है, या सुश्रुत संहिता के कौन से स्थान का या किस जगह का ये फर्स्ट अध्याय है। तो आपने मार्क क्या करना है? उत्तर तंत्र या फिर सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र फर्स्ट अध्याय। तो औपद्रविकम अध्याय सबको याद हो गया, औपद्रविकम अध्याय। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है हम वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप सीधा थर्ड श्लोक पर।
तो थर्ड श्लोक पर देखो एक कोटेशन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने अपनी सुश्रुत संहिता में भी वही पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, ठीक है। AIAPGT रिलेटेड पॉइंट्स हैं हमारे ये, तो आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है तंत्रम उत्तरम उत्तमम, ठीक है। तो पूरा श्लोक फिर भी पढ़ेंगे BMS फोर्थ ईयर वालों के लिए। अध्यायनाम शते विंशे यदुक्तम सकृमण्या वक्ष्यामि बहुधा सम्यक उत्तरे अर्थानिमिनामिति इदानी तत् प्रवक्ष्यामि तंत्रम उत्तरम उत्तमम निखिलेन उपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथक् विदा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पूर्व के जो भी 120 अध्याय किसकी बात कर रहे हैं, जो वॉल्यूम 1 था, ठीक है। तो 120 अध्याय पर जहां तहां बार बार ये कहा है कि इन विषयों को उत्तर स्थान में अच्छी तरह से कहेंगे, इसीलिए उस समय उस उत्तम उत्तर तंत्र को कहता हूं जिसमें कि अनेक प्रकार के रोग संपूर्ण रूप में पृथक रूप से कहे गए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कोटेशन क्या इंपॉर्टेंट है, तंत्रम उत्तरम उत्तमम, ठीक है। तो उत्तर तंत्र के यहाँ पर जो है वो दो तरह से आपको बता रखा है कि इसको उत्तर तंत्र क्यों कहा गया है। पहला रीजन है, उत्तर तंत्र के दो मतलब होते हैं, देखो एक होता है उसका मतलब उत्तम, ठीक है, कि ये श्रेष्ठ है इसलिए इसे उत्तर तंत्र कहा गया है। एक होता है पश्चिम, पश्चिम यानी कि बाद में, ठीक है, पश्चिम यानी कि बाद में कहे जाने के कारण इसे उत्तर तंत्र की संज्ञा दी है, क्योंकि सुश्रुत में सबसे लास्ट में बताया गया है, सबसे बाद में बताया गया है, ठीक है। इसी तरह जैसे आप चरक पूर्वार्ध और चरक उत्तरार्ध पढ़ते हो, तो उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, जो चरक संहिता के चैप्टर्स बाद में कहे गए हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, वो उत्तरार्ध के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी आपको डिवाइडेशंस भी बताई गई हैं कि जो 120 अध्याय की बात कर रहे हैं, तो सूत्र स्थान के 46 अध्याय हैं, निदान के 16 अध्याय हैं, ठीक है। जब हम ये वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे तो तब हम यहाँ पे इसको याद करेंगे। शरीर के कितने हैं, 10 हैं, चिकित्सा के 40 हैं, कल्प के 8 हैं, ठीक है। इस तरह ये सारे 120 अध्याय हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है तंत्रम उत्तरम उत्तमम को एक्सप्लेन करते हुए, जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, इस तंत्र को उत्तम यानी कि सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों, क्योंकि इसमें शलाक्य, कौमार्य, भूत विद्या, काय चिकित्सा, तंत्र भूषण आदि अनेक विषयों का संग्रह है, ठीक है। उत्तर शब्द का क्या मतलब है, उत्तर शब्द का मतलब है उपर्युदीच्य श्रेष्ठ व्यापत्तर, यानी कि इसका जो है वो श्रेष्ठ है। उत्तर मतलब है श्रेष्ठ होना, बेस्ट होना, ठीक है। और क्या बोला गया यहाँ पे श्लोक देखिए, बहर्थ संग्रह श्रेष्ठ उत्तर चापी पश्चिमम, यानी कि पश्चिम में बोलने की सबसे पीछे वर्णन हुआ है, इसका सबसे बाद में वर्णन हुआ है, इसीलिए इस तंत्र को उत्तर तंत्र कहा गया है, ठीक है। तो इस कोटेशन में इतना ही श्लोक का कोटेशन इंपॉर्टेंट था, तंत्रम उत्तरम उत्तमम, तो ये आपको याद रखना है क्यों किसको बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट आओ आपके फिफ्थ श्लोक पर। फिफ्थ श्लोक में क्या बोला गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका निखिलेन उपदिश्यन्ते यत्र रोगा पृथक विदाः, ठीक है। ये हो गया हमारा शलाक्य तंत्र अभिहिता विदेह अधिपकीर्तिता ये च विस्तृतो दृष्टः कुमार बाद हेतु, ठीक है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है आपका, शलाक्य तंत्र अभिहिता विदेह अधि अपकीर्तिता, ठीक है। तो शलाक्य तंत्र को यहाँ पर लिखो, शलाक्य तंत्र को और क्या बोला गया है, शलाक्य तंत्र को बोला गया है निमि तंत्र, शलाक्य तंत्र को निमि तंत्र भी बोला गया है, ठीक है। आपने शलाक्य के इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है। निमि जो है वो विदेह देश के अधिपति, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो ये शलाक्य का कोटेशन दिया गया है। तो विदेह देश के अधिपति जो थे, स्वामी जो थे, कौन थे, निमि नामक आचार्य थे, उनके द्वारा कहे गए शलाक्य तंत्र के रोग या प्रवर्तक जीवक बंधक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि शलाक्य तंत्र को निमि तंत्र भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि विदेह के अधिपकीर्तिता यानी कि विदेह के राजा जो निमि है उनके द्वारा ये जो कंसेप्ट है ये शलाक्य के कहे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक आपका होता है श्लोक है शलाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, ठीक है, सबने याद किया है। शलाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्रणिधनार्थम च, ठीक है। ये क्या है, ये है शलाक्य तंत्र की परिभाषा है, ठीक है। शलाक्य तंत्र की परिभाषा का मैंने अभी आपको उच्चारण दिया है, ठीक है। शलाक्य तंत्र की परिभाषा जो है इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि इसका रेफरेंस कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसका रेफरेंस नोट कीजिए, इस श्लोक का रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान प्रथम अध्याय, ठीक है। हम उत्तर तंत्र पढ़ रहे हैं, पर ये श्लोक का रेफरेंस जो है वो कहाँ पर दिया गया है, ये सूत्र स्थान फर्स्ट अध्याय में शलाक्य तंत्र की आपको परिभाषा जो है वो बताई गई है, ठीक है। और हम क्या इसमें देख सकते हैं,
एक होता है आपका, यहाँ पर नोट करना है, शलाक्य तंत्र, निमित्त तंत्र। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज नोट की आपने, शलाक्य तंत्र की परिभाषा अभी अभी हमने बताई, कहाँ पर इसका रेफरेंस है, तो ये पॉइंट सुश्रुत सूत्र 1, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। शलाक्य तंत्र की परिभाषा कहाँ पर दी गई है, सुश्रुत सूत्र स्थान में दी गई है, ना कि उत्तर तंत्र में। ठीक है, उत्तर तंत्र फर्स्ट में नहीं दी गई, सूत्र स्थान फर्स्ट अध्याय में जो है वो शलाक्य तंत्र की परिभाषा दी गई है। और आचार्य वाग्भट की हम यहाँ पर थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इसको अलग करेंगे पूरा, पर वाग्भट जो है, वाग्भट ने शलाक्य तंत्र को क्या बोला है, ऊर्ध्व अंग बोला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिकित्सा किसकी की जाती है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की चिकित्सा करने के कारण वाग्भट ने इसे ऊर्ध्व अंग की संज्ञा दी है। शलाक्य तंत्र को क्या बोला है, ऊर्ध्व अंग बोला है। ठीक है, अब वैसे तो ऑप्थेल्मोलॉजी प्लस ईएनटी, ठीक है, दोनों को जो है वो शलाक्य बोलते हैं। ठीक है, दोनों की संज्ञा शलाक्य। अगर हम शलाक्य ले रहे हैं तो शलाक्य का मतलब सिर्फ ईएनटी नहीं है, शलाक्य का मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी प्लस ईएनटी दोनों है। ठीक है, हमारे जो कॉलेजेस हैं उसमें बीएचयू ही एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी की जो है वो अलग पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, एंड ईएनटी की जो है वो अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। ठीक है, बाकी सब में जो है वो एक ही होती है, एमडी शलाक्य। बट बीएचयू एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी अलग और ईएनटी की अलग पीजी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देख ली। और नेत्र नेत्र विद्या के पंडित जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है, नेत्र विद्या के पंडित। तो नेत्र विद्या के पंडित को बोलते हैं शलाकी। ठीक है, शलाक्य तंत्र के बारे में एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शलाकी किसे बोलते हैं, जो नेत्र विद्या के पंडित होते हैं या फिर जो भी विद्वान पंडित होते हैं उन्हें हम शलाकी संज्ञा देते हैं। ठीक है, शलाका आपको पता है सिलाई जैसी, प्रोब जैसी होती है। ठीक है, प्रोब, तो शलाका से यंत्र, शलाका यंत्र आपने सुना होगा, तो वो प्रोब जैसे जो है वो यंत्र होते हैं। तो शलाक्य तंत्र में शलाका जो है वो इस्तेमाल होती है, इस वजह से भी शलाक्य तंत्र को शलाक्य तंत्र कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आप आओ श्लोक नंबर विद्यात अंगुल बाहुल्यम वाले पे। अपने साथ साथ जो है वो सुश्रुत पर अच्छे से मार्किंग करते जाओ। ठीक है, लास्ट में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, जो भी आज पढ़ाया है उसके लास्ट में 5 मिनट से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको जो है वो अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, एक श्लोक बीच में रह गया, महत्तस्य तंत्रस्य दुर्गादस्य अम्बुधेरिव आदावेवोत्तम अंग स्थानम रोगानिविदभ्यम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी पढ़ लो। दुर्गाद अर्थात, दुर्गाद का मतलब होता है अत्यंत गहरे समुद्र के समान महान, इस बड़े तंत्र में सबसे पहले उत्तम अंग के रोगों को उनकी संख्या, लक्षण और साध्यता असाध्यता आदि क्रम से कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम, इस श्लोक पर आओ और इसको मार्क करो, हाईलाइट करो। विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम, स्वा अंगुष्ठ उदर सम्मितम। ठीक है, स्वा अंगुष्ठ उदर सम्मितम द्वय अंगुल सर्वतः स अर्ध बिशक नयन बुद्बुदम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो नयन बुद्बुदम कहा गया है, नयन बुद्बुदम यानी कि नेत्र बुद्बुद। ठीक है, तो नेत्र बुद्बुद किसे बोला गया है, नेत्र बुद्बुद आई बॉल के लिए बोला गया है। ठीक है, जो नेत्र बुद्बुद वर्ड है उसका मतलब क्या है, आई बॉल। ठीक है, नेत्र गोलक कह लीजिए, नेत्र बुद्बुद कह लीजिए, या फिर नयन बुद्बुद कह लीजिए, तीनों का अर्थ क्या है, आई बॉल होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आपको नेत्र की रचना बता रहे हैं, एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस बता रहे हैं, नेत्र गोलक का माप बता रहे हैं, मेजरमेंट्स बता रहे हैं। ये सारा श्लोक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि नेत्र का बाहुल्य कितना होता है। ठीक है, नेत्र का बाहुल्य यहाँ पे लिखो। ठीक है, इसी अपने सुश्रुत पे ही लिख सकते हैं या आप अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। नेत्र का बाहुल्य होता है आपका 2 अंगुल। ठीक है, नेत्र का अगर आयाम पूछें, ठीक है, आयाम यानी कि लंबाई, तो 2.5 अंगुल। ठीक है, और विस्तार पूछें, चौड़ाई पूछें,
तो विस्तार भी कितना है, 2.5 अंगुल। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेत्र का बाहुल्य 2 अंगुल, नेत्र का आयाम और विस्तार जो है वो 2.5 अंगुल है। यही श्लोक में जो है वो बताया गया है, विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम। तो ये लाइन कोटेशन इतना याद रखना है, द्वय अंगुल बाहुल्यम। ट्राई टू लर्न द कोटेशंस, ठीक है, द्वय अंगुल बाहुल्यम। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी रहती है और आपको जो है वो चीजें नहीं भूलती, ठीक है, द्वय अंगुल बाहुल्यम। उसके बाद क्या लिखा है, द्वय अंगुल सर्वथा स अर्धभिषक नयन बुद्बुदम। तो यहाँ पर पढ़ो, वैद्य जो है वो नयन बुद्धू यानी कि अक्षी गोलक यानी कि आई बॉल, इसको अपने अंगुष्ठ के उदर के प्रमाण अनुसार, ठीक है, 2 अंगुल बोला गया है, ठीक है, एक तो 2 अंगुल बोला और क्या बोला, अंगुष्ठ के उदर के प्रमाण अनुसार, स्व अंगुष्ठ उदर सम्मितम। तो स्व यानी कि अपने अंगुष्ठ के, उदर यानी कि मध्य भाग के प्रमाण के अनुसार 2 अंगुल जो है वो बाहुल्य बोला गया है, ठीक है। बाहुल्य को और क्या बोलते हैं, अंतः प्रवेश प्रमाण भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर साथ ही साथ लिखते जाओ, बाहुल्य को और क्या बोलते हैं, अंतः प्रवेश प्रमाण। तो इसको अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो ये होता है आपका एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर, ठीक है, एपी डायामीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर है आपका 2 अंगुल, ठीक है। आयाम और विस्तार यानी कि लंबाई और चौड़ाई को कितना जाने, 2.5 अंगुल जाने। तो इस तरह नेत्र गोलक को सुवृत्त और गौ के स्तन के आकार का, ठीक है, यहाँ पर श्लोक अच्छे से इसको मार्क करो, हाईलाइट करो, क्या लिखा है, सुवृत्तम गोस्तनाकारम, ठीक है। इसका आकार बता रहे हैं कि कैसा होता है, सुवृत्त, वृत्त होता है गोलाकार स्ट्रक्चर, तो सुवृत्तम यानी कि आई बॉल जो होती है वो आपकी गोल होती है, और आकार इसका स्ट्रक्चर कैसा बोला गया है, गाय के स्तन के आकार जैसा। तो सुवृत्तम गोस्तनाकारं, इतनी कोटेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। एक तो हमने कोटेशन याद रखा, विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम, स्व अंगुष्ठोदर सम्मितम, ठीक है। उसके बाद द्वय अंगुल सर्वतम सर्ध यानी कि 2.5 अंगुल जो है वो इसकी आयाम और विस्तार है। सुवृत्तम गोस्तनाकारम, तो गोल है और गो के स्तन के आकार का है, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद किया। उसके बाद आपके यहाँ पर कुछ जो है वो मॉडर्न कोरिलेशंस भी आपको साथ साथ याद रखने हैं, ठीक है। जो आई का वर्टिकल डायामीटर होता है, तो वर्टिकल डायामीटर है आपका कितना, 23.48 mm होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, या इसको बोलते हैं सजाइटल, सजाइटल, ये कितना डायामीटर होता है, 24.15 mm। वर्टिकल डायमीटर 23.48, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर 24.15 mm, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायमीटर आपका होता है 24.13 mm। तो ये सारा जो है हम आई बॉल से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। उत्तर तंत्र का फर्स्ट अध्याय नेत्र से रिलेटेड है सारा, ठीक है। तो शलाक्य में सबसे पहले हम आई का पोर्शन ले रहे हैं, तो वर्टिकल डायमीटर ये आई बॉल का ही दिया गया है, तो इसको आपने नोट करना है, मॉडर्न कोरिलेशन साथ साथ में। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक पे आओ, पंच महाभूत के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें बता रखी हैं, इसको हाईलाइट करो। पलम भुवो अग्नितो, ठीक है, जितना जितना मैं बोल रहा हूँ उतना उतना, पलम भुवो अग्नितो, इसको अलग से, रक्तम वातात, कृष्णम सितम जलात, आकाशाद अश्रु मार्गाश्च जयंते नेत्र बुदबुदे। तो सबने बोला है कि जो हर चीज होती है, हर द्रव्य जो होता है वो पंच भौतिक होता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे नेत्र भी जो है वो आपका पंच भौतिक है, ठीक है। किस तरह, तो इसमें यहाँ पे आप देखिए कि नेत्र गोलक में जो पृथ्वी, पृथ्वी से क्या चीज बनी है, पृथ्वी से बना है मासल भाग, ठीक है। अग्नि से क्या बना है, अग्नि महाभूत से बना है पित्त रूप रक्त वर्ण का भाग। वात से क्या बना है, वात से कृष्ण भाग बना है। और जल से क्या बना है, जल से नेत्र का श्वेत भाग बना है। और आकाश महाभूत से क्या बना है, अश्रु मार्ग, ठीक है, आपके टीयर चैनल्स जो हैं वो बने हैं, ठीक है, टीयर का मार्ग बना है, अश्रु मार्ग बना है। ये 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो इसमें से नेत्र का क्या क्या चीजें बन रही हैं, नेत्र का मासल भाग जो बनता है वो पृथ्वी महाभूत से बनेगा। नेत्र के रक्त वर्ण का भाग जो भी ब्लड वेसल्स वाला एरिया है वो अग्नि महाभूत बना रही है। जो भी कृष्ण भाग है, कृष्ण भाग होता है आपका जो भी कॉर्निया है, तो कृष्ण भाग आपको पता है वात से रिलेटेड है, तो वायु महाभूत, ठीक है। श्वेत भाग है तो श्वेत भाग जल महाभूत से रिलेटेड है। और अगर कोई अश्रु मार्ग है, ठीक है, आई में, तो वो आकाश महाभूत से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद ये आपका आ गया नेक्स्ट श्लोक, 12th नंबर श्लोक आपका, दृष्टि च अत्र तथा वक्ष्ये तथा
ब्रुवे आदि शारदः नेत्र आयाम अत्रिभागन्तु कृष्णमंडल उच्यते कृष्णात् सप्तम इच्छन्ति दृष्टिम दृष्टि विशारदः। ठीक है, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपकी लास्ट की 2 लाइंस आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, नेत्र आयाम त्रिभागन्तु कृष्णमंडलम उच्यते। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो ब्लैंक शीट पर आओ। ये आपकी पूरी आई का स्ट्रक्चर है मान लीजिए। ठीक है, और ये जो है बीच में ये जो है वो आई बॉल है सारा, और ये जो है वो आपका क्या है, कृष्ण भाग यानी कि कॉर्निया है। ठीक है, बीच में जो है वो क्या है, दृष्टि है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि नेत्र नेत्र अयाम त्रिभागम तु कृष्ण मंडलम उच्यते। तो जो कृष्ण मंडल है, ठीक है, जो कृष्ण मंडल है वो क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण मंडल नेत्र के आयाम का तीसरा हिस्सा है, 1/3 आयाम ऑफ नेत्र। ठीक है, नेत्र का आयाम हमें पता है कितना होता है, 2.5 अंगुल होता है। तो ये यहाँ पर डिवीजन दे रहे हैं कि 1/3 यानी कि नेत्र के आयाम का तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा क्या है, कृष्ण मंडल है। तो अगर हमें कृष्ण मंडल का प्रमाण बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, त्रिभागंतु। ठीक है, 1/3 आयाम ऑफ होल नेत्र, होल आई बॉल। ठीक है, उसके बाद अगर हम दृष्टि की बात करें, ठीक है, तो दृष्टि कितनी होती है, दृष्टि होती है 1/7 ऑफ कृष्ण मंडल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कृष्ण मंडल का 7वां हिस्सा है दृष्टि। दृष्टि होती है आपकी प्यूपिल। ठीक है, और कृष्ण मंडल अभी अभी बताया मैंने क्या होता है, कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है, जो कृष्ण मंडल है, वो नेत्र का तीसरा हिस्सा है। ठीक है, तीसरा आयाम का, नेत्र के आयाम का तीसरा हिस्सा है। और जो दृष्टि है, जो प्यूपिल है, वो कृष्ण मंडल के 7वां हिस्सा जो है। ठीक है, अगर ऑप्शंस आपको 1/7 नहीं आती है, ठीक है, तो एक आपने फिर क्या टिक करके आना है, 1/9 टिक करके आना है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। वैसे तो दृष्टि जो है वो 1/7 है, प्रायोरिटी आपने 1/7 को देनी है, बट बाय चांस कभी कभी पेपर में 1/7 ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको क्या टिक करना है वहां पर आपको 1/9 जो है वो टिक करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, यही लिखा हुआ है, ये श्लोक हमने जो है वो कंप्लीट किया है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आ जाओ आप, नेत्र के 5 मंडल बता रहे हैं। ठीक है, तो नेत्र में नेत्र भाग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेत्र भाग होता है, श्लाघ्य में आपने पढ़ा है, नेत्र भाग में 3 चीजें आती हैं। क्या क्या, मंडल, संधि और पटल। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। नेत्र भाग में कितनी चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं। मंडल कितने हैं, 5 हैं। संधियां 6 हैं, और पटल भी जो है वो 6 हैं। ठीक है, ये आपके 566 इसका कोड है, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। नेत्र के 5 मंडल, 6 संधि और 6 पटल, तो 566 इस तरह ही ऑर्डर में आपने याद रखना है। यहाँ पर देखिए, नेत्र में मंडल, संधियां और पटल यथाक्रम से 5, 6 और 6 होती हैं। उसके बाद ये श्लोक है, पक्ष्म वर्तम श्वेत कृष्ण दृष्टि नाम। ठीक है, तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इसको देखिए। सबसे पहले 5 मंडल है, सबसे पहला मंडल है आपका पक्ष्म। तो पक्ष्म है, वर्तम है, ठीक है, श्वेत है, कृष्ण है और दृष्टि है। ठीक है, शलाक्य और ऑप्थेल्मोलॉजी थोड़ा पढ़ने के लिए आसान हो जाए, इसलिए ये नेत्र के भाग किए गए हैं। नेत्र के भाग में सबसे पहला भाग है आपका मंडल वाला भाग। तो मंडल जो है वो आपको 5 याद करने हैं, ताकि हम आगे जब डिजीज पढ़ेंगे तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये पक्ष्म में हो रही है व्याधि, ये वर्त्म में होती है, ये श्वेत मंडल में है, ये कृष्ण मंडल में है। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ने के लिए थोड़ी डिवाइडेशंस की गई हैं आपको, जो ताकि जो है वो पढ़ना आसान हो जाए, जिसको हमने मॉडर्न के साथ कोरिलेट करना है। ठीक है, तो पक्ष्म पक्ष्म क्या होते हैं, पक्ष्म मंडल होते हैं आपके आई लैशेज। ठीक है, आई लैशेज होते हैं पक्ष्म। और वर्तम क्या होते हैं आपके, वर्तम होते हैं आपके आईलिड्स। ठीक है, आईलिड्स। और श्वेत मंडल बोलते हैं स्क्लेरा को। ठीक है, जो कि कवर होता है किससे, कंजक्टाइवा से। कृष्ण मंडल होता है आपका कॉर्निया। और दृष्टि, अभी अभी हमने ये चीजें पढ़ी हैं, दृष्टि बोलते हैं प्यूपिल को। तो ये 5 मंडल है, 5 मंडल के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लाइन लिखी है,
अनुपूर्वन्तु ते मध्या चत्वारो अंत्या यथोत्तरम। ये लाइन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक का कोटेशन जो है वो एज इट इज पेपर में आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मंडल है वो एक के अंदर एक होते हैं। ठीक है, किस तरह? सबसे पहले ये जो है वो आपका ये आई लैशेज वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आई लैशेज हैं सारी। ठीक है, यानी कि आपका पक्ष्म आई लैशेज होगी। उसके अंदर जो है आपके आई लिड्स होते हैं। ठीक है, जो आई लिड्स जहां पर बाल जो है वो अटैच्ड हैं, वो वाला पोर्शन क्या है आपका? वर्तम है, यानी कि आई लिड्स है। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या होता है आपका? श्वेत भाग होता है। ठीक है, श्वेत भाग इसके अंदर होता है। तो श्वेत भाग को आप क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। श्वेत मंडल को आप स्क्लेरा बोलते हैं। और स्क्लेरा के अंदर जो है वो क्या होता है? एक आपका कृष्ण भाग होता है, जिसको आपको जो ब्लैक ब्लैक जो है वो पोर्शन दिखाई देता है आईज में। ठीक है, तो ये जो है वो ब्लैक ब्लैक पोर्शन जो आपका आई में होता है वो होता है आपका कृष्ण मंडल। ठीक है, तो ये कृष्ण मंडल को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। तो ये सब आपको मैंने बता रखा है। और बीच में जो मैंने व्हाइट पोर्शन छोटा सा बना रखा है, ये प्यूपिल के लिए मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पे। तो प्यूपिल कौन सा मंडल? दृष्टि मंडल। तो आपको मंडल तो मैंने बता ही दिए। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मंडल है वो एक के अंदर एक है। सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर कवरिंग है पक्ष्म मंडल की, उसके अंदर जो है हमारे आईलिड्स हैं, वर्तम है, उसके अंदर छोटा घेरा है श्वेत मंडल का, उसके अंदर जो है वो एक कृष्ण मंडल का घेरा है, और सबसे अंदर जो छोटा सा घेरा है दृष्टि मंडल का। मतलब क्या होता है? मंडल का मतलब होता है सर्कल्स। ठीक है, तो मंडल जो होते हैं वो एक के अंदर एक होते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो श्लोक है, अनुपूर्वन्तु ते मध्या चत्वारो अंत्या यथोत्तरम, तो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, यानी कि पक्ष में सबसे बाहर, फिर अंदर वर्तम, फिर उसके अंदर श्वेत, उसके अंदर कृष्ण, उसके अंदर दृष्टि। तो ये 5 मंडल होते हैं और एक के अंदर एक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो कोटेशन है ये किसके लिए कहा गया है? अनुपूर्वन्तु ते मध्या चत्वारो अंत्या यथोत्तरम। ये कोटेशन जो आया है वो किसके लिए आया है? मंडल के लिए आया है। ठीक है, संधियों के लिए नहीं आया, पटल के लिए नहीं आया, किसके लिए आया? मंडल के लिए आया। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट श्लोक, नेत्र की संधियां। तो संधियां हमने देखी, संधियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, तो संधियां सबसे पहले यहाँ पर ही देखो। अब जो भी ये 5 मंडल थे, इनको आपस में हमने जोड़ देना है। ठीक है, तो संधि हमने कैसे याद रखनी है? इधर देखो, संधि आपकी होती है 4 + 2 = 6। टोटल कितनी है? 6। और हमने याद कैसे रखनी है? 4 + 2। 4 कैसे? हमने सबसे पहले जो हमारा पक्ष्म था, पक्ष्म के साथ हमने वर्तम लगा दिया, तो पक्ष्म वर्तमगत संधि। फिर उसके बाद हमारी वर्तम शुक्लगत संधि, फिर आती है शुक्ल कृष्णगत संधि। ठीक है, और लास्ट में कृष्ण दृष्टिगत संधि। तो ये तो हो गई आपकी 4। ठीक है, हमने मंडल जो थे वो आपस में जोड़ दिए, क्योंकि आईलिड्स जो है कहीं ना कहीं आई लैशेज से अटैच होती हैं, हमारे बाल जो हैं कहीं ना कहीं अटैच होते हैं, तो वो क्या बन जाती है? संधि बन जाती है, पक्षम वर्तमगत संधि। और जहाँ पे हमारी वर्तम और शुक्ल, यानी कि जहाँ पे हमारी आईलिड्स और स्क्लेरा मीटिंग पॉइंट है, फॉर्निक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं, तो वर्तम शुक्लगत संधि है। और जहाँ पे शुक्ल कृष्णगत, यानी कि व्हाइट और ब्लैक पोर्शन जहाँ पे मैच होता है, जहाँ पे ज्वाइन होता है, यानी कि जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन है, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन इसे बोलते हैं SCJ। स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन इज आल्सो नोन एज लिम्बस। तो एक वर्ड है लिम्बस। ठीक है, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, इसका नाम क्या है? लिम्बस है। मान लीजिए ये जो है वो आपकी आई है। ठीक है, ये जो है वो आई है, ये आपका जो है वो अंदर ब्लैक पोर्शन आपको दिखता है। ठीक है, जो कि कॉर्निया है, कृष्ण भाग है, और बाहर जो है व्हाइट पोर्शन, ये क्या है? आपका स्क्लेरा है। और जहाँ पे स्क्लेरा कॉर्निया का जंक्शन है, ठीक है, मैं जंक्शन बना रहा हूँ, जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन है, यानी कि ये सारा पार्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका लिम्बस है। ठीक है, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन इज नोन एज लिम्बस। तो इसी तरह से कृष्ण और दृष्टिगत संधि आती है। कृष्ण और दृष्टिगत संधि यानी कि आपका जो प्यूपिल और
कृष्ण भाग कौन सा, कॉर्निया। तो जहाँ पे इसका मीटिंग पॉइंट है वो होती है आपकी कृष्ण दृष्टिगत संधि। तो ये हमारी संधियां 4 हो गई। अब हमारी बचती हैं 2। 4+2 हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 कौन सी है, 2 है आपकी कनीनक और अपांग संधि, ठीक है। कनीनक से आपने याद रखना है, कनीनक में न शब्द आता है तो नाक के पास, ठीक है। इसका कोटेशन भी दिया गया है कनीनक संधि का कि नासा समीपे अवस्थितः, ठीक है, कि जो नासा के समीप रहती है, ठीक है। आई का जो, अगर मैं यहाँ पे 2 आई इस तरह बनाऊं, ठीक है, तो ये जो आई के समीप है, ठीक है, जो सॉरी नाक के समीप है, ये आपकी नोज है, तो नोज के समीप ये वाली संधि है, तो ये जो है वो कौन सी है, कनीनक संधि है। और ये जो आउटर वाली है ये इसको बोलते हैं अपांग। तो इसके हम मॉडर्न में भी अगर हम नाम देखें तो क्या है, कनीनक संधि को बोलते हैं हम इनर कैंथस, इनर कैंथस या फिर नेजल कैंथस भी बोल सकते हैं क्योंकि नाक के समीप है। अपांग को हम क्या बोलते हैं, या तो हम आउटर कैंथस बोलते हैं, ठीक है, जो लेटरल साइड पे है, या फिर हम इसे बोलते हैं टेम्पोरल कैंथस। टेम्पोरल रीजन भी आपका वहीं पर है, तो टेम्पोरल कैंथस भी इसे बोला जाता है। तो ये आपकी संधियां जो होगी 6 प्रकार की आपने यहाँ से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद ये श्लोक हमारा कवर हुआ। उसके बाद हम देखेंगे नेत्र के पटल, ठीक है। तो यहाँ पर कोटेशन देखिए, द्वे वर्तम पटले विद्या चतुर्वा अन्यानी चक्षिणी, ठीक है। इसको पढ़ने से बेहतर है हम आपको वैसे ही बता देते हैं। नेत्र में 6 पटल होते हैं, जिसमें से आपके जो 2 हैं वो तो वर्तम ही है, जिसको हम बाह्य पटल भी बोलते हैं, ठीक है। 2 जो है वो आपके वर्तम पटल हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 जो है वो वर्तम पटल है। और जो 4 हैं, और 4 पटल होते हैं आपकी अक्षी गोलक में, यानी कि आई बॉल में। तो एक तिमिर नामक व्याधि होती है, ठीक है। तिमिर जिसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं, इसमें लेंस में जो है वो सॉल्ट डेपोजिशन हो जाती है, आप इसको आगे पढ़ेंगे अभी। तो तिमिर नामक व्याधि जो है वो क्वेश्चन आता है कि तिमिर नामक व्याधि कितने पटलों में होती है। तो तिमिर जो है वो आईलिड्स में तो होती नहीं, वो होती है नेत्र गोलक में। तो नेत्र गोलक में कितने पटल हैं, 4 पटल। जो तिमिर है वो आपकी पटलों की व्याधि है, तो चारों पटल में जो है वो व्याधि होती है। तो ये तिमिर जो होती है वो आपकी पटलगत व्याधि है एक तो, और चारों पटलों में जो नेत्र गोलक के 4 पटल हैं, ठीक है। बाहर जो है वो 2 हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। 2 जो है वो बाह्य वर्तम पटल, जो कि आपकी 2 आईलिड्स हैं, एक अपर आईलिड एक और लोअर आईलिड, तो 2 जो है वो वर्तम पटल हो गए, ठीक है। जो 4 पटल हैं वो अक्षी गोलक में होते हैं, ठीक है। कब स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता कि पटल क्या होते हैं, चलो संधि पता लग गई, जॉइंट्स होते हैं, मंडल पता लगे, सर्कल्स होते हैं, पटल क्या होते हैं, पटल होती हैं कवरिंग्स। इसको आप मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं, किसी भी कवरिंग से, किसी भी मेम्ब्रेन से, किसी भी लेयर से, ठीक है। तो एक तरह की जो आईलिड है वो भी एक लेयर है, तो ये बाह्य लेयर है, मतलब कि बाह्य पटल है। तो बाह्य पटल कितने होते हैं, बाह्य पटल होते हैं 2, ठीक है। यहाँ पर देखो पटल को हमने 2 में डिवाइड किया, बाह्य और नेत्र गोलक वाले जो अभ्यंतर हैं, यानी इसको अभ्यंतर भी लिख सकते हैं हम, ठीक, किसी भी तरह पूछ सकते हैं। बाह्य हैं आपके 2 जो कि है वर्तमगत पटल, तो 2 आपकी वर्तम, 2 आपकी आईलिड्स हैं, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। नेत्र गोलक में 4 होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब ये जो 4 पटल हैं, 4 कवरिंग्स हैं, इनमें होता है रोग तिमिर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या रखना है, ये जो पटल्स हैं वो किसी न किसी धातुओं के आश्रित होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने धातुएं पढ़ी हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस से हमने यहाँ पे जल याद कर लेना है, क्योंकि ठीक है, जल, और रक्त से हमने तेज याद रखना है, ठीक है, जल और तेज। तो पहली जो आपकी पटल है वो कौन से धातुओं के आश्रित रहती हैं, जल और तेज के। इसी तरह फिर हमने रस रक्त की, हमने जो है वो एक तरह से हमने रस रक्त को याद रखते हुए जल और तेज लिखा है। फिर उस तरह आगे ही हमने याद रखना है मांस, मेद और अस्थि, ताकि हम धातुओं के क्रम से इसे याद रख पाए, ठीक है।
तो इस तरह हमने ये याद रखने का तरीका है सिर्फ, ठीक है। रस रक्त आंसर नहीं है, उसका आंसर जो है वो जल और तेज ही आएगा, ठीक है। सिर्फ याद रखने का तरीका है, जिस तरह हम धातुएं याद रखते हैं। तो पहली पटल जो है वो जल और तेज धातु के आश्रित है, सेकंड पटल जो है वो आपके मास धातु के आश्रित है, तीसरी धातु आपकी मेद धातु के आश्रित है, और फोर्थ धातु जो है वो अस्थि धातु के आश्रित है, ठीक है। चरक सूत्र 17 हमने कृयंत शिरसी अध्याय जो होता है हमारा चरक सूत्र 17, उसमें आपने मेद क्षय के लक्षण पढ़े होंगे, ठीक है। मेद क्षय का एक लक्षण है नेत्र में ग्लानि। तो काफी स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ आता कि यहाँ पे थर्ड पटल में मेद कैसे, मतलब कि नेत्रों का मेद के साथ क्या रिलेशन है। तो आपने चरक सूत्र 17 में मेद क्षय का लक्षण में पढ़ा होगा कि अगर मेद का क्षय हो जाए तो नेत्रों में ग्लानि होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि तीसरे पटल के साथ रिलेशन है नेत्र का, तो नेत्र के थर्ड पटल में जो है वो मेद धातु के आश्रित होती है। अगर मेद क्षय हो जाएगा तो नेत्र में ग्लानि जो है वो ऑब्वियसली शुरू हो सकती है, तो नेत्रों का रिलेशन है मेद के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने जो है वो प्रूव किया है चरक सूत्र 17 चैप्टर में, अगर आप देखें मेद क्षय के लक्षण, ठीक है। तो इसी तरह हम चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। चरक हम बाद में करेंगे, पहले हमारा जो फोकस है सुश्रुत पे होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, और एक इसमें लास्ट में कोटेशन है, एक आपने तिमिर वाला वर्ड यहाँ पे हाईलाइट किया, ठीक है। और यहाँ पे परम दारुण व्याधि है ये, ठीक है। तो आपने ये चीज़, ये भी कोटेशन याद रखना है, जायन्ते तिमिरम येषु व्याधि परम दारुणः। तो ये जो व्याधि है वो परम दारुण यानी कि बहुत भयंकर दुखदायक व्याधि है, ठीक है। और आपने इसमें याद रखना है पंचम अंश समम दृष्टि तेषां बाहुल्यम इष्यते। तो यहाँ पे जो पटल है वो बता रहे हैं कि जो 4 पटलों का प्रमाण है वो दृष्टि के 1/5 है, ठीक है। जहाँ पर आपने ये ऊपर लिखा था उसी के साथ ही यहाँ पर ऐड कर लेना है। कृष्ण मंडल जो है वो नेत्र के आयाम का एक 1/3 है, जो दृष्टि है वो कृष्ण मंडल का 1/7 है या फिर 1/9 है। यहाँ पर ही आपने एक चीज और ऐड कर लेनी है, जो पटल है, तो पटल का प्रमाण अगर कोई पूछे तो पटल का प्रमाण है आपके 1/5 ऑफ दृष्टि। तो आप खुद सोच के चलिए, दृष्टि यानी कि प्यूपिल वो कृष्ण मंडल कॉर्निया का ही 7वां हिस्सा था, यानी कि बहुत ही छोटा था, ठीक है ना। तो जो पटल है वो दृष्टि का भी 1/5 है, तो आप सोच सकते हैं कि दृष्टि जो प्यूपिल जो खुद ही इतनी छोटी थी उसका भी 5th हिस्सा जो है वो पटल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कवरिंग है आई की वो कितनी ही माइन्यूट होगी, ठीक है। तो पटल जो है वो यहाँ पर आपके दृष्टि के पंचम भाग के बराबर है, पंचम अंश समम, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर कोटेशन हाईलाइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आओ, आपका नेक्स्ट श्लोक भी हो गया है, ठीक है, जिसमें लिखा था तेजो जल आश्रितम बाह्यम तेषन्यवत पिशित आश्रितम। तो ये हमारा हो गया कि जो पहली धातु है वो तेज और जल के आश्रित है, दूसरी धातु जो है वो किसके आश्रित है आपकी पिशित। पिशित यानी आपने लेना है मांस से। पेशी आपने सुना होगा, पेशी क्या होती है, मांस होती है, मसल्स होती हैं। तो श्लोक में कोटेशन में क्या दिया गया है, पिशित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपने हाईलाइट करना है श्लोक में, पिशित आश्रितम, ठीक है। तो पिशित वर्ड दिया गया है, ये आपका श्लोक ये रहा, पिशित आश्रितम। जो तीसरी है, तीसरी आपको पता है मेद के आश्रित है, और चौथी जो है वो अस्थि के आश्रित है। फिर उसके बाद आते हैं ये आपका नेक्स्ट श्लोक सिराणाम कंडराणाम। तो ये इसमें क्या बताए गए हैं, आपके नेत्र गोलक के सहायक बताए गए हैं, नेत्र गोलक के जो है वो सपोर्ट बताए गए हैं, कि जो नेत्र है वो किस किस से बंधा हुआ है, सिरा से बंधा हुआ है, कंडराओं से बंधा हुआ है, ठीक है। और कालकस्य, कालकस्य यानी कि कालकस्थी से हम इसे लेते हैं, और मेद से जो है वो श्लेष्म से श्लेष्म युक्त सिराओं से जो है वो सपोर्ट मिला है। तो आप इसको याद करने के लिए, नेत्र को किसने जो है सपोर्ट दिया है, इसको याद रखने के लिए जो है वो आप सिक्किम शब्द याद रख सकते हैं, ठीक है, सिक्किम। तो स से जो है वो सिरा नाम, क से जो है वो कंडरा नाम, तीसरे क से जो है वो कालकस्थी, और म से जो है वो मेद, ठीक है। तो सिक्किम शब्द से आपने नेत्र के जो है वो सपोर्ट्स, नेत्र की संरचनाएं, जिसने नेत्र के जो सहायक हैं वो चीजें आप याद रख सकते हैं कि सिराओं से बंधी हुई है, ठीक है, सिराएं जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, कंडरा यानी कि टेंडन से है, ठीक है, मेद यानी कि एडिपोज टिश्यू है उसमें, कालकस्थी यानी कि कार्टिलेजियस बोन्स हैं,
ठीक है। और एक और चीजें हैं आपके लास्ट में, सिरायुतः श्लेष्मा बंधन लिखा हुआ है, यानी कि सिरायुक्त श्लेष्मा भी इसका सहायक है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, श्लेष्मा युक्त सिरा युक्त जो है वो लिखा गया है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, तो सिक्किम शब्द से आप चार तो आप याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। नेत्र के जो सहायक हैं वो क्या है, सिक्किम है। स से सिरा, क से कंडरा, क से कलकस्थी और म से मेद। ठीक है, यहीं पर अगर हम वाग्भट की बात करें तो वाग्भट ने कल्क अस्थि नहीं बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करो वाग्भट के अकॉर्डिंग कल्क अस्थि की जगह क्या है, क से कफ है। क से कलकस्ती नहीं है, वाग्भट का क्या है, क से कफ है। तो सिरा, कंडरा, कफ और मेद, ये अकॉर्डिंग टू वाग्भट है। और सिरा, कंडरा, कल्क अस्थि और मेद, ये है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। फिर आइए, नेत्र की सामान्य संप्राप्ति जो है वो नेक्स्ट श्लोक में बताई गई है, उसमें वर्ड हाईलाइट कीजिए, सिरा अनुसारी। ठीक है, सिरा अनुसारी। और लास्ट में हाईलाइट कीजिए, जयंते नेत्र भागेशु रोगाः परम दारुणाः। ठीक है, तो अगर ट्रू फॉल्स में आते हैं कि सत्य कथन है या नहीं, बताइए। कि आपको स्टेटमेंट आती है कि नेत्र रोग परम दारुण व्याधि है, तो लोग इसको असत्य मार्क कराते हैं, जबकि ये सत्य कथन है। ठीक है, श्लोक नंबर आपको बता रखा है यहाँ पे 20। ठीक है, तो परम दारुण व्याधि है कौन से, नेत्र रोग जो है वो परम दारुण, यानी कि बहुत भयंकर व्याधियां जो है वो बताई गई हैं। सिरा अनुसारी शब्द भी मार्क करना है। सिरा अनुसारी का मतलब क्या है कि पैथोजेनेसिस बताते हुए, संप्राप्ति बताते हुए कह रहे हैं कि ये जो दोष हैं, जो जो प्रकोपित दोष हैं, वो सिरा मार्ग से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, सिरा मार्ग से ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसका मतलब ये सिरा अनुसारी हैं। जो नेत्र की व्याधियां होती हैं वो सिरा अनुसारी होती हैं, सिरा का आश्रय लेकर जो है वो ऊपर की ओर जाती। ठीक है, तो एक कोटेशन, जयंते नेत्र भागेशु रोगाः परम दारुणः, ये आपने ध्यान रखना है कि नेत्र के जो रोग हैं, नेत्र की रचनाओं में जो है वो परम दारुण भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट श्लोक, तत्र आविलम संसरंभ अश्रु कंडु उपदेहवत। ठीक है, तो इसमें आपने क्या मार्क करना है, तत्र आविलम संसरंभ अश्रु कंडुप देहवत, ये पूरी लाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद च अव्यक्त लक्षणे ही, ये नेक्स्ट में लिखा है अव्यक्त लक्षणे ही, और इसमें मार्क करना है सशूलम वर्तम कोशेषु शुक पूर्णव मेव च। तो इस चीज को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, तत्र आविलम, यानी कि जो है वो मैला हो जाता है। ठीक है, नेत्र रोगों के यहाँ पे पूर्व रूप बता रहे हैं, तो पूर्व रूप क्या है, तो नेत्रों में गंदगी आ जाती है। अब कोई बच्चा है वो गिर गया, ठीक है, धूल मिट्टी में गिर गया, ठीक है, तो उसको कैसे कैसे सिम्टम आएंगे, एक तो उसकी आंखों में मिट्टी चली जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, उसके जो है वो सूजन आ जाएगी, सूजन को बोलते हैं सरम्ब। ठीक है, संसरम्ब यानी कि नेत्रों में स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी अगर गिर जाएगा। ठीक है, और क्या है, आंखों से पानी निकलता है, तो संसरम्ब के साथ अश्रु लिखा हुआ है। ठीक है, अश्रु, उसके बाद क्या है, खुजली चलती है आंख में, कॉमन सिम्टम है। कंडू, ठीक है, कंडू, उपदेहवत, उपदेह यानी कि स्टिकीनेस, चिपचिपाहट, मल की वृद्धि हो जाना, तो मल की वृद्धि हो जाने से चिपचिपापन हो जाता है, तो उसका मतलब होता है उपदेहवत। तो ये 4-5 सिम्टम है जो कॉमन होते हैं, तो ये नेत्र रोगों के पूर्व रूप है। तत्र आविलम, आंख का मैला हो जाना, संसरंभ यानी कि जो है वो लालिमा, वेदना, सूजन आ जानी। ठीक है, अश्रु यानी कि बार बार आंसू आना। ठीक है, कंडू यानी कि खुजली चलना, और उपदेहवत यानी कि पलकें जो है वो आपस में चिपकती हैं, पिछलता, चिपचिपाहट हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ पूर्व रूप इंपॉर्टेंट है। और अव्यक्त लक्षण तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए। नेत्र रोगों का पूर्व रूप जो होता है वो क्या होता है, अव्यक्त होते हैं। ठीक है, अव्यक्त यानी कि जो पूर्व रूप दिखाई ही नहीं दें, अव्यक्त लक्षण। तो ऐसा सुश्रुत संहिता में अव्यक्त लक्षण जो है वो किसके लिए पूर्व रूप बोला गया है, क्वेश्चन आता है तो आपने लिखना है नेत्र व्याधि। आपने क्या टिक करना है, नेत्र व्याधि के लिए अव्यक्त लक्षण जो है वो पूर्व रूप बोले गए हैं। हालांकि हमें कुछ पूर्व रूप बता दिए गए हैं, तत्र आविलम, संसरंभ, अश्रु, कंडु, उपदेह। ठीक है, फिर भी अव्यक्त लक्षण जो कोटेशन आई है वो सभी यहाँ पर पूर्व रूप नहीं बताए हैं, वो कोटेशन आई है सिर्फ नेत्र व्याधि के लिए अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। ठीक है, यहीं साथ साथ अगर हम आचार्य चरक की बात करें, ठीक है, सुश्रुत ने तो बता दिया कि सुश्रुत ने जो है वो अव्यक्त लक्षण, ये किसका पूर्व रूप माना है, ये पूर्व रूप माना है नेत्र व्याधि का। ठीक है, आचार्य चरक की बात करें तो अव्यक्त लक्षण किसका पूर्व रूप माना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक बात करें
तो आपकी वात व्याधि के पूर्व रूप आप जाके पढ़ना आज। और शतशीण, तो ये 2 डिजीजेज हैं, वात व्याधि और शतशीण। इनके पूर्व रूप में आचार्य चरक ने क्या मेंशन किया है, इनके पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है। तो चरक ने 2 ही व्याधियां बताई हैं, वात व्याधि और शतशीण, और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत नेत्र व्याधियों का पूर्व रूप क्या है, अव्यक्त। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सशूलम वर्तम कोशेषु शूक पूर्णब मेवच। अगर अब ध्यान से नोट करना, अगर यही कोटेशन आ रहा है पेपर में, सशूलम वर्तम कोशेषु शूक पूर्णब मेवच, इसका मतलब क्या है कि आंखों में जो है इस प्रकार वर्तम के कोशों में, ठीक है, वर्तम के जो कोश होते हैं, जो आईलिड्स हैं, जो पलकें हैं आपकी, तो वर्तम के कोशों में शूल और उनमें शूक, यानी कि एक शूक होते हैं जो बर्ड्स की तरह जो है वो चुभते हैं, इरिटेट करते हैं, तो उनमें शूल और उनमें शूक भरे हुए ऐसी प्रतीति हो जाती है। ये वो बता रहे हैं नेत्र रोगों का पूर्व रूप। ठीक है, अगर यही कोटेशन आए तो आपने नेत्र रोग के पूर्व रूप टिक करके आना है कि आंखों में शूल है, ठीक है, शूक पूर्ण है। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल वर्तम कोशों में शूक पूर्ण अनुभूति किसका लक्षण है, ठीक है, अगर इस तरह हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है तो आपका आंसर जाएगा ट्रैकोमा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आ रहा है श्लोक के फॉर्म में, ठीक है, शूक वाला, शूक पूर्ण वाला अगर श्लोक आ रहा है तो वो क्या है, नेत्र रोग के पूर्व रूप आंसर जाएगा। अगर आ रहा है आपको क्वेश्चन हिंदी पूरी लाइन में आ रहा है कि वर्तम कोशों में शूक पूर्ण अनुभूति किसका लक्षण है, तो आंसर जाएगा ट्रैकोमा। ट्रैकोमा को आयुर्वेद में किससे रिलेट करते हैं, पोथकी से। ठीक है, आपका वर्तमगत रोग है ये ट्रैकोमा। ठीक है, अब ट्रैकोमा में देखो, अगर किसी को ट्रैकोमा का नहीं पता तो ट्रैकोमा में क्या होता है, देखो ट्रैकोमा जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से व्याधि होती है, आईज में जो है वो कंजक्टाइवल इन्फेक्शन हो जाती है, ग्रेन्यूल्स बनते हैं बेसिकली, तो ग्रेन्युलस कंजक्टिवाइटिस जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है आपकी आईलिड्स में। ठीक है, तो कंजक्टाइवल टिश्यू में क्या है, छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं। मान लीजिए ये आपका आई बॉल है, ठीक है, ये जो है वो आपका आईलिड है, तो आईलिड में अंदर छोटे छोटे जो है वो बर्ड्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह के बर्ड्स बन जाते हैं, तो ये जो है वो इरिटेट करते हैं अंदर की तरफ से। ठीक है, तो ये जो है वो कंजक्टाइवल टिश्यू में जो है वो इन्फेक्शन होने की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कंजक्टाइवल टिश्यू में बर्ड्स बनते हैं जो कि चुभते हैं। ठीक है, अब जब ये हील करते हैं, ठीक है, जब ये अल्सर का नाम क्या है, ट्रैकोमेटस अल्सर बोलते हैं इसे, अगर आप मॉडर्न में इसको देखो तो ट्रैकोमेटस अल्सर बोलते हैं। व्हेन द अल्सर हील्स, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाता है, स्कार टिश्यू बन जाता है। अल्सर के बाद जो है वो स्कार टिश्यू बनता है, और जब स्कार टिश्यू हील कर जाते हैं तो क्या होता है, जब स्कार टिश्यू हील कर जाते हैं, जब अगर आपके स्कार टिश्यू यहाँ पे हील कर रहे हैं तो वो जो अंदर से आईलिड है, अभ्यंतर जगह, वो क्या है, थोड़ी सी खींचेगी अंदर से। ठीक है, थोड़ी सी जो है वो अंदर की तरफ खिंचाव पैदा करेगी, क्योंकि जो स्कार टिश्यू अगर हील हो रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, उसका सरफेस एरिया जो है वो कम होता जा रहा है अंदर से, तो यानी कि हीलिंग के टाइम पे एरिया जो है वो अंदर कम हो रहा है, जिसकी वजह से टेंशन जो है वो बढ़ रही है। टेंशन कौन सी, खिंचाव वाली टेंशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, किसी भी चीज का अगर कोई पाक होता है, पोतकी की अगर बात करें, अगर किसी की चीज का पाक होता है तो वो बाद में सूखेगा। ठीक है, हील करेगा, स्कार टिश्यू जो है वो हील करेगा, सूखेगा, और जब ये सूखता है तो श्रिंक हो जाता है, और जब ये श्रिंक होता है तो श्रिंक, खिंचाव की वजह से अंदर की तरफ जो है वो श्रिंक हो रहा है, तो क्या होगा कि आपके नीचे वाला जो आईलिड है वो अंदर की तरफ जो है वो इनवर्ड की तरफ जो है वो चला जाएगा, तो इस कंडीशन का नाम है एंट्रोपियन। ठीक है, मॉडर्न में आप पढ़ेंगे एंट्रोपियन। तो एंट्रोपियन में क्या होता है, एंट्रोपियन में आपकी लोअर आईलिड जो है वो अंदर की तरफ इनवर्ड जो है वो टर्निंग हो जाती है, तो इनवर्ड टर्निंग ऑफ लोअर आईलिड इज नोन एज एंट्रोपियन। ठीक है, तो आपकी ट्रैकोमा व्याधि से देखो आपको एंट्रोपियन हो रहा है, तो एज ए कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जब ट्रैकोमेटस अल्सर जब हील करते हैं, जब स्कार टिश्यू उनके हील कर जाते हैं, तो एज ए कॉम्प्लिकेशन आपको कौन सी व्याधि हो सकती है, तो आपको एंट्रोपियन व्याधि हो सकती है। पैथोजेनेसिस आपने देखी, क्योंकि जब ट्रैकोमेटस अल्सर जो अंदर की तरफ अल्सर बने हुए हैं, जब वो सूख जाएंगे, स्कार टिश्यू बन जाएगा, जब वो हील करेंगे, ठीक है, अल्सर बेसिकली हील करेगा, तो जब हील करेगा तो
टेंशन होगी, वहां पे खिंचाव होगा, तो जो खिंचाव होगा वो क्या करेगा, लोअर आईलिड को अपनी तरफ अंदर की ओर खींच लेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं एंट्रोपियन। तो ट्रैकोमा का कॉम्प्लिकेशन क्या है, एंट्रोपियन है, इसी वजह से। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो ट्रैकोमा के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, बाकी हम इसको आगे देखेंगे जब वर्तमगत रोग पढ़ेंगे, तब ट्रैकोमा फिर से आएगा, पोथकी फिर से आएगा। ठीक है, बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया देना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अव्यक्त लक्षण के बारे में देख लिया, स शूलम वर्तम कोशेषु शूक पूर्ण। अगर श्लोक आ रहा है तो नेत्रगत के पूर्व रूप, अगर हिंदी में पूछ रहे हैं तो ट्रैकोमा आंसर जाएगा। उसके बाद एक आपका श्लोक है नेक्स्ट, संक्षेपते ही क्रिया योगो, ये वाले इस पर आओ। संक्षेपते ही क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, ये सबका जो है वो कॉमन फर्स्ट चिकित्सा सूत्र यही रहता है कि निदान परिवर्जन कर लीजिए। ठीक है, तो नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा पढ़ रहे हैं कि संक्षेपते में निदान का परिवर्जन करें। ठीक है, यानी कि कॉज को ही मिटा दें, निदान का ही परिवर्जन करें, तो ये आपको पता है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन ये बनता है कि ये संदर्भ किसका है। आपको एक कोटेशन देते हैं और पूछते हैं रेफरेंस किसका है, तो सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट अध्याय। ठीक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट अध्याय इसका रेफरेंस है, संक्षेपते ही क्रिया योगो निदान परिवर्तनम। आपने श्लोक बहुत बार जो है वो चिकित्सा सूत्र में यूज किया होगा। ठीक है, या फिर हिंदी में आप लिखते हैं सबसे पहले कि निदान परिवर्जन से आप चिकित्सा स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज की। तो ये जो देन है आचार्य सुश्रुत की देन है, ना कि आचार्य चरक की देन है। चिकित्सा से ये नहीं समझना कि ये श्लोक जो है वो किसका है, आचार्य चरक का है, ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के फर्स्ट अध्याय में इसका रेफरेंस दिया, तो इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे जो है वो आपको बता रहे हैं कि जो भी वात आदि दोषों में कौन कौन सी औषध प्रयोग से जो भी नष्ट होता है, उनका विस्तार से जो है वो नीचे वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आते हैं नेत्र रोगों के हेतु। ठीक है, इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है, आज जो है वो टाइम हो गया काफी। तो ये जो थी हमारी सुश्रुत उत्तर तंत्र की फर्स्ट चैप्टर हमने जो है वो पढ़ा है। तो इसमें जो है वो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें हम फटाफट जो है वो समरी लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट अध्याय का नाम क्या है आपका, औपद्रविकम अध्याय। ठीक है, सब साथ साथ दिमाग घुमाना है मेरे। अब औपद्रविकम अध्याय, तंत्रम उत्तरम उत्तमम किसकी रेफरेंस है, सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट की रेफरेंस है। उत्तर तंत्र के यहाँ पे दो मतलब है, एक तो उत्तम एक पश्चिम। ठीक है, बाद में कहे जाने के कारण, और बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, शलाक्य तंत्र अभिहिता। ठीक है, विदेह अधि अधि अपकीर्तिता, तो शलाक्य तंत्र को निमि तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और आपने क्या देखा यहाँ पे, नेत्र विद्या के पंडित शलाकी बोलते हैं उन्हें। और शलाक्य तंत्र की परिभाषा कहाँ पर आई है, तो परिभाषा आई है सुश्रुत सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर में आई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ा, इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि कितना बाहुल्य है, कितना आयाम है, कितना विस्तार है। तो सबको याद है, बाहुल्य 2 अंगुल, आयाम 2.5, विस्तार 2.5। ठीक है, नेत्र बुद्बुद हमने पढ़ा कि आई बॉल को कहते हैं। उसके बाद वर्टिकल डायमीटर आपको याद होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, सजाइटल डायमीटर कैसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन से महाभूत से कौन से भाग की उत्पत्ति होती है, तो वो आपने देखना है। ठीक है, नेत्र के आयाम का त्रिभाग जो है, ठीक है, नेत्र के आयाम का त्रिभाग वो क्या है, कृष्ण मंडल है। ठीक है, और दृष्टि का क्या बोला है, तो कृष्ण मंडल का 1/7 हिस्सा है। अगर 1/7 नहीं तो 1/9 ऑप्शन टिक करके आना है। इसी तरह पटल का भी बताया था, तो पटल जो है वो दृष्टि का 1/5 है। तो इस तरह आपने एक अपने नोट्स बना लेने हैं, सभी जगह एक जगह पे आपने वो चीजें लिख लेनी है। नेत्र के कितने मंडल हैं, 5 मंडल, संधियां 6, 4+2 करके याद की थी, और पटल 4+2 करके याद करी है। तिमिर नामक व्याधि कौन से पटलों में होती है, तो 4 पटलों में होती हैं। परम दारुण व्याधि किसका पूर्व रूप, सॉरी किसके लिए कहा गया है, तो नेत्र व्याधियों के लिए कहा गया है, और तिमिर के लिए भी यहाँ पर परम दारुण शब्द आया था। उसके बाद नेत्र की संधियां आपने याद करनी है, नेत्र के पटल याद करने हैं। और इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, नेत्र गोलक के सहायक कौन है, तो सिरा है, कंडरा है, यानी कि सिक्किम। सिक्किम बस आपने याद रखना है, बाकी आपको अपने आप याद आना चाहिए। वाग्भट ने कल कस्ती की जगह क्या बोला है, कफ बोला है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा सिरानुसारी बोला गया है। ठीक है, सिरानुसारी यानी कि उसकी संप्राप्ति में बताया गया है कि नेत्र रोग जो होते हैं वो सिरानुसारी होते हैं। और उसके बाद अव्यक्त लक्षण किसका पूर्व रूप है, तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो नेत्र रोग आंसर आएगा। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो वात व्याधि और शतशीन आंसर आएगा। एक कोटेशन है, सशूलम वर्तम कोशेषु शूक पूर्णभव मेव, इसका रेफरेंस सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर। और किसका क्या है ये चीज, नेत्र रोगों के पूर्व रूप है ये।
ठीक है। और अगर हिंदी में क्वेश्चन आता है तो क्या बोलेंगे आप? ट्रैकोमा। इसका आंसर क्या है? ट्रैकोमा है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा संक्षेप है क्रिया योगो निदान परिवर्जन। तो ये श्लोक कहाँ पर आया है? ये आया है सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। तो जिन्होंने भी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया है सुश्रुत संहिता की क्लासेस का, ठीक है, तो उनकी क्लासेस जो है वो 18 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, एक और बात, ये जो क्लासेस होंगी ये होंगी आपकी बेसिकली नाइट में। तो जो नॉकटर्नल हैं, ठीक है, जो रात को जागते हैं या जो जिनको जल्दी सोने की आदत नहीं है, वही रजिस्टर करें, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है वो 11 बजे के अराउंड रहेगी रात को। ठीक है। 11 PM से 12 PM तक 1 घंटे की क्लास रहा करेगी। ठीक है। ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, 10 बजे भी कभी ले ली, कभी 11 बजे, कभी 11:15, ऐसे ही जो है वो, मतलब कहने का भाव ये है कि रात को क्लास होगी आपकी, दिन में नहीं होगी। ठीक है। मोस्ट संडे को अगर टाइम मिले तो हम दिन में ले सकते हैं। बाकी जो है ये बेसिकली आपकी रात को ही क्लासेस हम सुश्रुत संहिता की ले पाएंगे, क्योंकि जो मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो रहती हैं हमारी। ठीक है। अगर और किसी को कोई डाउट है तो आप मेरा कांटेक्ट जो है वो ले सकते हैं 7009 125 374। ठीक है। तो ये आपका एक सुश्रुत उत्तर तंत्र का जो है वो फर्स्ट डेमो हो गया है। तो जो रजिस्टर करना चाहता है सुश्रुत संहिता की क्लासेस वो कर सकता है। किसी को क्वेश्चन है वो इस नंबर पर मेरे को कॉल या फिर व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।